ये कहानी का दूसरा भाग है। पहला भाग हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसी चैनल पर। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे तहसीलदार साहब वो जिम कॉर्बेट की चेतावनी के बावजूद रात में अकेले ही चले गए थे चौकीदार के साथ। हाँ बिल्कुल। सुबह हुई, कॉर्बेट थोड़ा बागानों में घूमे, झरने में नहाए और लौट कर देखा तो अच्छा हुआ तहसीलदार साहब सुरक्षित वापस आ गए थे। बड़ी राहत मिली उन्हें। और वो राहत कोई छोटी बात नहीं थी उस जमाने में, उस इलाके में। मतलब दिन में भी लोग झुंड बनाकर चलते थे। हाँ। रात में अकेले निकलना तो जैसे मौत को दावत देना था। तहसीलदार साहब का वापस आना वाकई किस्मत की बात थी। बिल्कुल। और वो दोनों डाक बंगले के पास खड़े शायद इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी उन्हें पहाड़ी से नीचे एक आदमी आता दिखा। अच्छा। उसकी चाल बड़ी अजीब थी। कभी दौड़ने लगता, फिर हाफते हुए चलता, फिर दौड़ता। कॉर्बेट का जो शिकारी मन था ना, वो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कोई बुरी खबर। हाँ, कोई बुरी खबर। तहसीलदार उस आदमी की तरफ बढ़े। जैसे ही उसने उन्हें देखा वो रुक गया, बुरी तरह हाँफ रहा था। पास आने पे बस इतना कह पाया, बाघिन ने एक लड़की को मार दिया है। ये सुनते ही कॉर्बेट मतलब एक सेकंड भी नहीं लगाया, उन्होंने बंगले से राइफल उठाई और पहाड़ी से नीचे भागे। तहसीलदार से कहा पीछे आओ। वो आदमी जो खबर लाया था वो इतना घबराया हुआ था कि ठीक से बता ही नहीं पा रहा था। मतलब चलता था तो सांस फूल जाती थी, रुकता था तो आवाज नहीं निकलती थी। देखिए, ऐसी खबर का असर वो तो किसी पर भी होगा, घबराहट तो स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन शिकारी के लिए ना हर सेकंड कीमती होता है। जानकारी जितनी जल्दी मिले, जितनी साफ मिले, उतना अच्छा। कॉर्बेट उसे सहारा देते हुए गांव की तरफ बढ़े। गांव में जाहिर है भारी भीड़ जमा थी। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। जैसा होता है अक्सर। हाँ। कॉर्बेट ने सबको शांत कराया। तब एक आदमी ने बताया, जिसकी पत्नी भी लकड़ी बीनने वालों में थी, कि पास के ओक के जंगल में कोई 15-20 लोग थे। अच्छा। जब बाघिन ने हमला किया और एक करीब 17 साल की लड़की को उठाकर ले गई। उसने वो पेड़ भी दिखाया जहाँ ये सब हुआ था। कॉर्बेट ने भीड़ को सख्ती से कहा, सब यहीं रुको, और अकेले उस पेड़ की तरफ चल दिए। ये बहुत जरूरी था, भीड़ को रोकना। हाँ। क्यों? अरे भीड़ अगर घटनास्थल तक चली जाती तो सारे निशान मिट जाते। पैरों के निशान, खून के धब्बे, अच्छा। वो सब खराब हो जाते। और शिकारी के लिए तो वही सुराग होते हैं। घटनास्थल को बिल्कुल वैसा ही रखना होता है जैसा हमलावर छोड़कर गया है। तभी तो कहानी पढ़ी जा सकती है कि हुआ क्या। घटनास्थल पर काफी खून बिखरा था और साथ में एक टूटे हुए हार के मोती भी पड़े थे। मोती? हाँ। खून के निशान साफ बता रहे थे कि बाघिन शिकार को घसीटते हुए पहाड़ी के ढलान मतलब शोल्डर ऑफ द हिल उस तरफ ले गई थी। थोड़ी दूर चले तो लड़की की साड़ी मिली, फिर थोड़ा और आगे उसका पेटीकोट। ये देखकर साफ था कि बाघिन शव को ले जा रही थी। पर एक तसल्ली की बात ये थी, अगर कह सकें तो, कि लड़की शायद हमले में ही मर चुकी थी, तड़प नहीं रही थी। ये निशान पड़ना, ये सिर्फ दिशा जानना नहीं होता। अच्छा। हाँ, खून के धब्बों का पैटर्न, गिरी हुई चीजें जैसे वो साड़ी, पेटीकोट, टूटी टहनियां, ये सब बताते हैं कि जानवर किस हाल में था, कितनी तेजी से गया, क्या वो घबराया हुआ था। कॉर्बेट सिर्फ खून के पीछे नहीं जा रहे थे, वो बाघिन की, कह सकते हैं, मानसिकता को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। निशान अब घनी कंटीली झाड़ियों में जा रहे थे। वहां लड़की के कुछ बाल भी उलझे हुए मिले। कॉर्बेट इन्हीं सुरागों के पीछे थे कि पीछे से आहट हुई। मुड़कर देखा तो एक आदमी बंदूक लेकर आ रहा था। अरे! कॉर्बेट को गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि उन्होंने सबको मना किया था, पर उस आदमी ने कहा कि तहसीलदार साहब का हुक्म है और वो हुक्म टालने से डरता है। मजबूरी। हाँ। कॉर्बेट समझ गए कि अब इसे वापस भेजना बेकार है, तो उन्होंने उससे कहा, भाई अपने ये भारी जूते उतारो, यहीं छिपा दो, बहुत आवाज कर रहे हैं, और मेरे पीछे चुपचाप रहना। कॉर्बेट ने खुद पतले रबर सोल वाले जूते पहने थे ताकि आहट ना हो। एक अजीब सी मतलब दुविधा थी कॉर्बेट के लिए। एक डरावा साथी और उसके हाथ में बंदूक, वो मदद से ज्यादा खतरा बन सकता था। हाँ बिल्कुल। उसकी एक चूक कॉर्बेट का ध्यान भटका सकती थी, या सबसे बुरा, घबराहट में गोली चल सकती थी। मतलब कॉर्बेट को अब बाघिन के साथ साथ अपने साथी पर भी नजर रखनी थी। रास्ता बहुत मुश्किल था, कांटे पैर में चुभ रहे थे। वो साथी भी बुरी तरह डरा हुआ था, बार बार कॉर्बेट का हाथ पकड़ लेता, फुसफुसाता। साहब, आवाज आई, बाघिन की गुर्राहट। चलते चलते वो चट्टानों के एक ढेर के पास पहुंचे। वहां खून के ताजा निशान थे, और फिर जो देखा, कॉर्बेट लिखते हैं वो सन्न रह गए। लड़की का एक कटा हुआ पैर पड़ा था। हे भगवान। साफ था
कि बाघिन यहीं शिकार खा रही थी और उनकी आहट सुनकर शव उठाकर आगे बढ़ गई थी। उस कटे हुए पैर को देखकर कॉर्बेट एक पल के लिए जैसे सब भूल गए। दिमाग से ये बात ही निकल गई कि बाघिन यहीं कहीं आसपास हो सकती है। हाँ, वो शौक। हाँ, तभी उन्हें खतरे का तेज एहसास हुआ। ऊपर चट्टान से मिट्टी का एक छोटा सा ढेला लुढ़का और पास के पानी के छोटे से पूल में गिरा। आवाज हुई छपाक। कॉर्बेट ने पलक झपकते ही राइफल उठाई और उंगली ट्रिगर पर रख दी। ये करते ही उन्हें लगा जैसे कोई भारी चीज जो शायद उन पे कूदने ही वाली थी एकदम से पीछे हट गई। बाप रे। वो लिखते हैं कि ये फुर्ती शायद उनकी जान बचा गई। ये बिल्कुल शिकारी और शिकार के बीच का वो क्लासिक मोमेंट है। 1 सेकंड की देरी और कुछ भी हो सकता था। हाँ। और दिलचस्प यह है कि बाघिन भी कितनी चालाक थी। उसने कॉर्बेट के ध्यान भटकने का फायदा उठाने की कोशिश की। सही बात है। लेकिन कॉर्बेट की सालों की ट्रेनिंग, उनकी शिकारी प्रवृत्ति, उसने उन्हें बचा लिया। कॉर्बेट तेजी से उस सीधी चढ़ाई पर चढ़े। ताजी मुड़ी हुई झाड़ियां बता रही थी कि बाघिन किधर गई है। आगे एक चट्टान के पास वो जगह दिखी जहां बाघिन ने लड़की के शव को रखा था। स्रोतों के मुताबिक ये उस बाघिन का 436वां शिकार था। 436? हाँ, उसे इंसानों द्वारा शिकार के वक्त मतलब खलल डाले जाने की आदत पड़ गई थी, पर यह पहली बार था कि कोई अकेला शिकारी इतनी दृढ़ता से उसका पीछा कर रहा था। कॉर्बेट ने लिखा है कि वो डरे हुए थे, पर बाघिन की गुर्राहट सुनकर एक उम्मीद भी बनती थी कि अगर वो हमला करती है तो शायद उसे मारने का मौका मिलेगा। 436 जाने, ये आंकड़ा ये उस बाघिन के आतंक की भयावहता दिखाता है। उस इलाके के लोगों की बेबसी और शायद ये लगातार पीछा किया जाना, ये उसके लिए भी एक नई बात थी। हाँ, हो सकता है। एक घायल जानवर जो इंसानों को आसान शिकार समझने लगा था, अब खुद को शिकार की तरह महसूस कर रहा होगा। उसकी वो टूटी हुई कैनाइन दांतों की कहानी भी यहीं से जुड़ती है। वो उसे सामान्य शिकार करने से रोक रही थी। ऐसा लगा कि बाघिन ने शिकार को कहीं छिपा दिया था। ऊपर चट्टान पर अपने उस बंदूकधारी साथी को देखकर कॉर्बेट को कुछ राहत मिली, पर चिंता भी हुई कि ये अकेला वापस कैसे जाएगा बेचारा। नीचे उतरते वक्त कॉर्बेट को बाघिन से ज्यादा डर अपने पीछे चल रहे उस आदमी से लग रहा था। हाँ, ये बात समझ आती है। डर था कि कहीं घबराहट में वो गोली न चला दे। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि अगली बार आदमखोर के शिकार पर वो अकेले ही जाएंगे। ये अनुभव, ये एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक था उनके लिए। एक अप्रशिक्षित और डरा हुआ हथियारबंद साथी बोझ बन सकता है। कभी कभी अकेलापन ज्यादा सुरक्षित होता है, खासकर जब दांव पर जिंदगी लगी हो। रात में घने जंगल में शिकार करना बहुत खतरनाक था। रोशनी कम होती है, निशाना चूकने का डर रहता है। बिल्कुल। और अगर बाघिन घायल होकर भाग गई तो उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता। सही बात। ने अगले दिन बीट करने का फैसला किया। बीट मतलब बहुत सारे लोगों की मदद से शोर मचाकर जानवर को एक खास दिशा में हाँकना, जहाँ शिकारी घात लगाकर बैठा हो। हाँ, बीट जंगल में जानवर को बाहर निकालने का एक पुराना तरीका है, पारंपरिक तरीका। उन्होंने तहसीलदार से कहा कि अगली सुबह 10 बजे तक जितने ज्यादा आदमी ला सकें एक तय जगह पर ले आएं। लेकिन बीट में कामयाबी के लिए जबरदस्त तालमेल चाहिए होता है, अनुशासन चाहिए होता है। हाँ, और इतने सारे अनजान, शायद डरे हुए लोग जिनके पास तरह तरह के हथियार हों, उन्हें एक साथ नियंत्रित करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉर्बेट सुबह 9 बजे ही तय जगह पहुंच गए। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और दोपहर तक 298 आदमी जमा हो गए। 298? हाँ, तहसीलदार ने अच्छा अवैध हथियार नजरअंदाज करने और जरूरत पड़ने पर गोली बारूद देने का वादा भी किया था। और वहाँ वाकई तरह तरह की पुरानी बंदूकें थीं। बाप रे। कॉर्बेट ने सबको अच्छी तरह समझाया, देखो भाई, बंदूक वाले गोली चलाएंगे, बाकी लोग ढोल कनस्तर जो मिले पीटेंगे, चिल्लाएंगे, और सबसे जरूरी बात, कोई अपनी जगह तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं रुमाल गिराकर इशारा न करूं। अच्छा, सिग्नल। हाँ, सिग्नल। तहसीलदार ने भी कॉर्बेट के साथ ही रहने का फैसला किया सुरक्षा के लिए। ये पूरी तैयारी ही मतलब एक तरह से बारूद के ढेर पे खड़े होने जैसी थी। 298 लोग, अलग अलग पुराने हथियार, शोरगुल और एक खतरनाक बाघिन। जरा सी चूक या गलतफहमी पूरी योजना को पलट सकती थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीच शुरू हुई, ढोल नगाड़े बजने लगे,
लोग चिल्लाते हुए आगे बढ़े। कॉर्बेट और तहसीलदार अपनी पोजीशन की तरफ जा रहे थे। तभी तहसीलदार साहब रुक गए। शायद उनके जूते काट रहे थे। वो छाले देखने लगे और उसी वक्त बीट में शामिल कुछ लोगों ने पता नहीं सिग्नल का इंतजार नहीं किया या जोश में आ गए, गोलियां चला दी। अरे नहीं। कॉर्बेट को जिस जगह पोजीशन लेनी थी वो कोई 150 मीटर दूर एक संकरे रास्ते पर थी। जैसे पहाड़ी बकरी की फुर्ती से भागे, अपनी जगह पहुंचे और इंतजार करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि बाघिन उनके बाईं तरफ से निकलेगी। लेकिन योजना तो पटरी से उतरनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल। समय से पहले गोली चलने का मतलब था बाघिन का सतर्क हो जाना, रास्ता बदल लेना या छिप जाना। बीट का जो मकसद था वही खतरे में पड़ गया था। ढोल और चीखों का शोर गूंज रहा था। तभी कॉर्बेट ने देखा बाघिन दूर एक ढलान से नीचे उतर रही है। अच्छा, दिखी आखिर? हाँ, जैसे ही वो दिखी तहसीलदार ने फिर अपनी शॉटगन से फायर कर दिया। फिर से? हाँ, इस आवाज से बाघिन वापस मुड़ी जिधर से आई थी। कॉर्बेट ने तेजी से राइफल उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। इन गोलियों की आवाज सुनकर बीट वालों को लगा बाघिन मर गई। वो खुशी से चिल्लाने लगे और हवा में गोलियां दागनी शुरू कर दी। अरे यार, ये जश्न ये बहुत महंगा पड़ सकता था। हाँ। एक घायल बाघिन और भी खतरनाक हो जाती है। शिकारी को ऐसे में और भी ज्यादा शांत और चौकन्ना रहने की जरूरत होती है। पर भीड़ का मनोविज्ञान अलग होता है। कॉर्बेट सांस रोके बैठे थे, राइफल तैयार थी। सोच रहे थे कि अगर बाघिन उनकी तरफ आई तो क्या करेंगे। तभी वो फिर दिखी। उसने दाहिनी तरफ एक छोटी सी धारा पार की और पत्थरों की तरफ बढ़े। तभी उधर से चिल्लाने की आवाजें आई। कॉर्बेट तेजी से भागे, तहसीलदार से उनकी शॉटगन ली। हाँ, और वापस धारा के पास पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, बाघिन पत्थरों से निकलकर ठीक उनके सामने आ गई। कितने पास? मुश्किल से 20 फीट। कॉर्बेट ने शॉटगन से फायर किया पर निशाना चूक गया। शायद बंदूक में ही कोई गड़बड़ी थी। बाघिन गुर्राई। कॉर्बेट ने शायद फुर्ती से अपनी राइफल दोबारा उठाई और फिर गोली चलाई। और इस बार ये गोली बाघिन के मुंह और अगले पैर में लगी। वो वहीं ढेर हो गई। उसका सिर एक चट्टान पर टिक गया। वो आखिरी सांसें ले रही थी। आखिरी पलों तक ये मुकाबला चला। शॉटगन का धोखा देना, बाघिन का इतने करीब आ जाना, ये सब दिखाता है कि कितना कम फासला था कॉर्बेट और मौत के बीच। हाँ। उनका अनुभव और सही समय पर दोबारा राइफल से सटीक निशाना लगाना वही निर्णायक साबित हुआ। जैसे ही बाघिन गिरी, बीट वाले चिल्लाते हुए दौड़े, वो वहां पड़ी है, उसे हमें दे दो, हम मारेंगे। गुस्सा? हाँ। कॉर्बेट तेजी से बाघिन के पास पहुंचे। उन्हें डर था कि गुस्से में भीड़ खाल खराब ना कर दे। भीड़ दौड़ी आ रही थी और उनका गुस्सा समझा जा सकता था। बिल्कुल। उस भीड़ में शायद ही कोई था जिसने उस बाघिन के हाथों अपनों को ना खोया हो। एक आदमी, शायद उनका नेता था, चिल्ला रहा था, इसी शैतान ने मेरी बीवी और 2 बच्चों को मारा है। वो कुल्हाड़ी से पहला वार करना चाहता था। लेकिन जैसे ही लोग पास आए और मरी हुई बाघिन को देखा, उनका सारा गुस्सा हवा हो गया। अच्छा। हाँ, वही आदमी जिसने अपने परिवार को खोया था। उसने सबसे पहले हथियार नीचे डाले और कॉर्बेट से कहा, साहब हमें माफ करना, तहसीलदार साहब से भी माफी मांगना, हम गुस्से में पागल हो गए थे। ये पल उस पूरे इलाके के लोगों के लिए सालों के डर, दुख, बेबसी, उसके बाद आई एक सामूहिक राहत का प्रतीक था। वो गुस्सा डर की ही शक्ल थी। और जैसे ही डर का कारण खत्म हुआ, इंसानियत वापस लौट आई। बहुत ही मार्मिक क्षण रहा होगा ये। कॉर्बेट ने बाघिन की जांच की। अच्छा। उसके दाहिने तरफ के ऊपरी और निचले कैनाइन दांत टूटे हुए थे। अच्छा, कैनाइन? हाँ, नीचे वाला तो जड़ तक टूटा था। यही वजह थी कि वो जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पाती थी और इंसानों को आसान निशाना बनाने लगी थी। ये चोट शायद किसी पुराने शिकार के वक्त लगी गोली से आई थी। और ये बात ये इस धारणा को पुख्ता करती है कि ज्यादातर आदमखोर जानवर वो स्वाभाविक रूप से इंसानों के दुश्मन नहीं होते। हाँ। वो अक्सर घायल होते हैं, बूढ़े होते हैं, मजबूर होते हैं, जो आसान शिकार की तलाश में इंसानों की तरफ मुड़ते हैं। ये मानव वन्यजीव संघर्ष का एक दुखद पहलू है, जिसकी शुरुआत अक्सर इंसानी दखल से ही होती है। गांव वालों ने कहा कि शव को गांव ले जाया जाए ताकि औरतें और बच्चे भी देख लें कि आतंक खत्म हो गया है। हाँ, यकीन करने के लिए। हाँ, 2 मोटे डंडों पर बाघिन को बांधकर लोग उसे उठाकर ले चले। देखने में लग रहा था जैसे चींटियां किसी मरे हुए कीड़े को खींच रही हों। रास्ते में उन्हें उस लड़की का सिर भी मिल गया।
उसका अंतिम संस्कार वहीं किया गया जहां बागिन मारी गई थी। गांव पहुंचकर लोगों ने बागिन को कॉर्बेट के पैरों के पास रख दिया। खाल उतारने का काम बाद में होना था, वहां एक बड़े भोज की तैयारी थी। कॉर्बेट ने बागिन की खोपड़ी वो जांच के लिए नैनीताल भेज दी। अगली सुबह वो नैनीताल के लिए निकले। रास्ते में वो खास तौर पर पाली गांव रुके। पाली गांव क्यों? उस औरत से मिलने जिसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश में सदमे से आवाज खो दी थी। अच्छा, हाँ वो औरत। कॉर्बेट ने बागिन की खाल उसके सामने बिछा दी। सोचिए, उस औरत के लिए ये क्या पल रहा होगा। महीनों की खामोशी, वो डर जिसने उसकी आवाज छीन ली थी, और फिर उस डर के प्रतीक उस बागिन की खाल का सामने होना। हाँ, उसकी आवाज का लौटना, ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, वो उस गहरे सदमे से उभरने और डर पर जीत का ऐलान था। वो औरत जो महीनों से चुप थी, खुशी से चीखती हुई घर में दौड़ी और पति को बुलाने लगी। देखो देखो साहिब क्या लाए हैं। बच्चे हैरान थे अपनी माँ को बोलते देखकर। अद्भुत। कॉर्बेट ने वहां चाय पी, किस्सा सुनाया और आगे बढ़ गए। रास्ते में एक तेंदुए से भी सामना हुआ। थोड़ी देर हुई लेकिन शाम तक नैनीताल पहुंच गए। वहां एक समारोह हुआ जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तहसीलदार को एक बंदूक और कॉर्बेट के साथियों को चाकू भेंट किए। तो इस तरह चंपावत की आदमखोर बाघिन, जिसने सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 436 इंसानों की जान ली, उसका अंत हुआ। हाँ। एक चोट ने उसे आदमखोर बनाया और जिम कॉर्बेट के साहस और अथक प्रयासों ने उस आतंक को खत्म किया। उन पहाड़ों में सालों बाद सुकून लौटा। ये कहानी ये सिर्फ एक रोमांचक शिकार की दास्तान नहीं है, ये हमें मानव और वन्य जीवों के बीच के उस जटिल रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। हमारे कामों के अनपेक्षित परिणाम, सह अस्तित्व की चुनौतियां। चंपावत की बाघिन एक दुखद अध्याय थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने उस इतिहास से सीखा है? ये जरूरी सवाल है। आज जब जंगल सिकुड़ रहे हैं, इंसानी बस्तियां फैल रही हैं, हम भविष्य में ऐसे टकरावों को कैसे रोक सकते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही मौजूद है। इसी सवाल के साथ आज की एक गहरी पड़ताल यही समाप्त होती है।